मूवी शुरू होती है और ज़मीन के नीचे बनाए गए एक गहरे सेंटर को दिखाया जाता है। इसका नाम वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर है और इसके कुल 333 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर 2 लोग रह रहे होते हैं। कुछ लोग यहाँ अपनी मर्जी से जाने के ख्वाहिशमंद होते हैं। इनसे इंटरव्यू लिया जाता है, इनसे पूछा जाता है कि आप यहाँ क्यों जाना चाहते हैं, आप यहाँ कितने अरसे के लिए रहना चाहते हैं और आप खाने में क्या पसंद करेंगे। इसके बाद इनसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है। दरअसल यहाँ पर आने वाले सभी लोग किसी न किसी बुरी आदत में मुब्तला होते हैं या ज़िंदगी में किए गए अपने किसी जुर्म पर शर्मिंदा होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को सज़ा देना चाहते हैं और इसके लिए वो इस जगह को चुनते हैं। लेकिन उन्हें इस चीज़ का कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ ज़िंदा रहने के लिए खुद के लिए खाना हासिल कर पाना कितना बड़ा चैलेंज है। इस बिल्डिंग में रोज़ाना ऊपर से नीचे आखिरी फ्लोर तक एक प्लेटफॉर्म जाता है और ये तरह तरह के मज़ेदार खानों से भरा होता है। इसमें यहाँ रहने वाले हर कैदी की पसंद की एक डिश होती है और ये असूल होता है कि हर शख्स अपने ही पसंद की डिश खाएगा, किसी दूसरे का खाना नहीं खा सकता। हाँ, अगर 2 लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इनके पास अपने हिस्से का खाना खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट होते हैं। इसके बाद ये प्लेटफॉर्म किसी दूसरे फ्लोर पर चला जाता है। 2 मिनट से ज़्यादा अगर कोई खाने को अपने फ्लोर पर रखे तो इसके फ्लोर का टेम्परेचर या तो बहुत ज़्यादा हो जाता है या बहुत ही कम हो जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है और इनमें से किसी की मौत भी हो सकती है। हर महीने के बाद इस पूरी बिल्डिंग में एक गैस छोड़ दी जाती है, जिसके बाद सभी लोगों को गहरी नींद सुला दिया जाता है और हर एक फ्लोर पर रहने वाले 2 लोगों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। मुमकिन है कि जो लोग पहले सेकंड फ्लोर पर थे, जब उनकी आंख खुले तो वो 200 या 300 फ्लोर पर हों। और एक महीने के दौरान किसी भी फ्लोर पर रहने वाले 2 लोगों में से अगर किसी एक की मौत हो जाए तो अगले महीने ज़िंदा रहने वाले के साथ एक नया पार्टनर आ जाता है। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि कुछ नए लोग इस सेंटर में रहने के लिए आए हैं। वो इसके लिए इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इनमें इस मूवी की एक मेन कैरेक्टर पैरम पुआन भी होती है। पैरम दरअसल एक आर्टिस्ट होती है और आर्ट की एक नुमाइश के दौरान एक बच्चा इसके एक नुकीले मुजस्मे से आके टकराता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। पैरम इस पर बहुत अफसुर्दा होती है और चूंकि वो बच्चा इसकी बनाई हुई आर्ट से टकरा कर मरा था, इसलिए वो खुद को इसका जिम्मेदार समझती है और इसके लिए खुद को सजा देना चाहती है। पैरम को सेल नंबर 24 पर रखा जाता है। यहाँ इसके साथ एक दूसरा शख्स दिखाया जाता है जिसका नाम ज़ेमियाटन है। ज़ेमियाटन बताता है कि वो गुस्से का बहुत बुरा है। एक बार इसने गुस्से में अपने माँ बाप के घर को जला दिया था। उसके माँ बाप की मौत तो नहीं हुई, लेकिन वो अपने इस गुस्से से बहुत शर्मिंदा था। वो अपनी इस बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आता है और अपने बुरे काम के लिए खुद को सजा देना चाहता है। तभी दिखाया जाता है कि खाने का प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर आ जाता है, लेकिन ज़ेमियाटन देखकर बहुत गुस्से होता है कि उसके पिज़्ज़ा में से चीज़ गायब था। दरअसल इसके पिज़्ज़ा का कुछ हिस्सा ऊपर के किसी फ्लोर के शख्स ने खा लिया था। ज़ेमियाटन भी गुस्से में किसी दूसरे का खाना खाने लगता है, लेकिन तभी 23वें फ्लोर का लड़का इसको समझाता है कि तुम ऐसा मत करो। अगर तुम किसी का खाना खाओगे तो नीचे भी लोग इसी तरह करेंगे और हर कोई दूसरे का खाना खा लेगा, जिससे आखिरी फ्लोर्स तक खाना नहीं पहुंचेगा और लोग यहाँ भूखे मर जाएंगे। वो लड़का इन्हें किसी मसीहा का किस्सा सुनाता है। वो कहता है कि यहाँ एक शख्स था आखिरी फ्लोर्स पर, जिसने अपने साथियों को भूखा मरने से बचाने के लिए अपने जिस्म की कुर्बानी दी थी और अपने जिस्म के कई हिस्से काट कर इनको दे दिए थे। वो बताता है कि यहाँ एक गिरोह है जिसे शाह परस्त या वफादारों का गिरोह कहते हैं। ये उन लोगों को सज़ा देते हैं जो किसी दूसरे का खाना चुराते हैं। दरअसल 23वें फ्लोर वाला ये लड़का भी उसी ग्रुप का हिस्सा होता है और जो लोग खाना चुराया करते हैं या किसी का खाना खाते हैं, इन्हें बारबेरियन बोला जाता है। यहाँ पैरम अपने खाने का कुछ हिस्सा ज़ेमियाटन को दे देती है, जिसके बाद ज़ेमियाटन किसी दूसरे का खाना नहीं खाता। तभी प्लेटफॉर्म नीचे वाले फ्लोर पर चला जाता है। दरअसल 21वें फ्लोर पर एक शख्स था जो कि पहले बहुत ही निचले फ्लोर पर रहा करता था। उसने बहुत ज़्यादा भूख बर्दाश्त की थी क्योंकि खाना उस तक नहीं पहुंचता था। इस वजह से अब वो भी किसी का ख्याल किए बगैर जी भर कर खाता था, यानी अब वो एक बारबेरियन बन चुका था। यहाँ एक ऊपर के फ्लोर का शाह परस्त यानी वफादार इस बारबेरियन के पास आता है और इससे लड़ाई करने लगता है। वो इसे मारता हुआ 23वें फ्लोर पर ले आता है, जहाँ 23वें फ्लोर का लड़का भी इसके साथ शामिल हो जाता है और इसे मारते हुए वो 24वें फ्लोर पर आकर गिरते हैं। 23वें फ्लोर पर लड़ाई के दौरान यहाँ बहुत सा खाना बिखर जाता है और प्लेटफॉर्म नीचे चला जाता है। तभी दिखाया जाता है कि रूम का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की लड़की को आग लग जाती है और वो भी 24वें फ्लोर पर गिर जाती है। वो शाह परस्त लड़का अब इस बारबेरियन को बांध कर नीचे लेके जाने लगता है, जहाँ वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर इसे सज़ा देंगे,
یعنی اس کے ہاتھ کاٹ دیں گے یا اسے مار دیں گے۔ وہ اس شخص کا کھانا بھی ویسٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم مرنے والے کا کھانا ضائع نہیں کریں گے تو فلورس کے لوگ کھانے کے لیے ایک دوسرے کی جان لے لیں گے۔ اب اگلے دن جب پلیٹ فارم 24ویں فلور پر آتا ہے تو زیمی آرٹن دیکھتا ہے کہ اس کا پیزا بالکل مکمل ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ پیرم اور زیمی آرٹن اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ اب اس فلور پر انہیں ایک ساتھ پورا مہینہ گزر چکا تھا۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ آج رات ان کے فلورز کو بدل دیا جائے گا۔ ساتھ میں انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ رولز کو فالو کرنے کی وجہ سے کھانا 175ویں فلورز تک پہنچا تھا، جو کہ خوشی کی بات تھی۔ پیرم اور زیمی آرٹن جن کا ساتھ میں ایک اچھا وقت گزرا تھا وہ ایک ساتھ ڈانس کرتے ہیں اور پھر دونوں سو جاتے ہیں۔ اگلے روز جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ 178ویں فلور پر ہوتے ہیں، جس سے وہ بہت گھبرا جاتے ہیں۔ یہاں کھانا بہت ہی کم پہنچتا تھا اور لوگ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دوسرے ساتھیوں یا اپنے قریب کے فلورز والوں کی جان تک لینے کو تیار رہتے تھے۔ زیمی آرٹن ان سب حالات سے بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ بھوک کی وجہ سے بہت کمزور ہونے لگتا ہے اور اس کمزوری کی وجہ سے اسے بخار ہو جاتا ہے اور عجیب طرح کے وہم آنے لگتے ہیں۔ ایک دن اسی ساری سچویشن سے پریشان ہو کر وہ اپنی جان دے دیتا ہے، خود کو آگ لگا لیتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے کہ اس کی موت سے اس کے قریب کے فلورز کے لوگ خوشی مناتے ہیں کیونکہ اب وہ اس کا گوشت کھا کر اپنی بھوک مٹا سکیں گے۔ اب اس فلور پر پیرم بالکل اکیلی رہ جاتی ہے۔ اسے زیمی آرٹن کی بہت یاد آتی ہے۔ پھر یہاں ایک مہینے کا وقت گزر جاتا ہے اور اب فلورز کو چینج کیا جانا ہوتا ہے۔ دوبارہ جب پیرم کی آنکھ کھلتی ہے تو اب وہ فلور نمبر 51 پر ہوتی ہے۔ یہاں اس کے ساتھ ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ پیرم اسے سیل میٹ کہہ کر بلاتی ہے۔ سیل میٹ پیرم کو بتاتی ہے کہ اس نے ایک بار ایک مرے ہوئے آدمی کا کھانا کھا لیا تھا، جس کے بعد ڈیگن بیبی اور اس کے وفادار گروہ نے سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔ وہ بتاتی ہے کہ اس کے پارٹنر نے ڈیگن بیبی کی آنکھوں کو نوچ لیا اور اسے اندھا کر دیا، لیکن پھر اس کے وفاداروں نے میرے ساتھی کو جان سے مار دیا۔ پیرم یہاں کچھ سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ سزائیں جرم سے کافی زیادہ ہیں، لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ شاید رولز کو منوانے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے، ورنہ کوئی بھی رولز پر عمل نہیں کرے گا۔ یہاں پیرم اور سیل میٹ کے درمیان بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ سیل میٹ پیرم کے ساتھ یہاں سے نکلنے کا ایک آئیڈیا شیئر کرتی ہے۔ اس کے ساتھ وہ ایک پینٹنگ کا ذکر بھی کرتی ہے جو کسی نچلے فلور پر ہوتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ نیچے کے فلور پر کوئی باربیرین ہوتا ہے۔ پیرم اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اس کے فلور پر جاتی ہے اور اس سے لڑنے لگتی ہے۔ یہاں ان کے درمیان خوب لڑائی ہوتی ہے اور آخر میں پیرم اس شخص کو مارنے لگتی ہے، لیکن پھر اسے اس پر رحم آ جاتا ہے اور وہ اسے جان سے نہیں مارتی۔ یہاں پیرم سے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ رولز ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہاں کا ایک اصول تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کو مارنے کے لیے آپ صرف 2 فلورز کے لوگوں کو لے کر جا سکتے ہیں، لیکن پیرم اپنے ساتھ 4 فلورز کے لوگوں کو لے جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اینڈ پر اس شخص کو چھوڑ دیتی ہے، یعنی باربیرین کو جان سے نہیں مارتی۔ جس کے بعد ڈیگن بیبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے فلور پر آ جاتا ہے۔ اس کی پارٹنر جانتی تھی کہ اب انہیں کوئی سزا دی جائے گی۔ اس سینٹر میں رہنے والے، چاہے وہ ڈیگن بیبی کے ہی ساتھ کیوں نہ ہو، انہیں ہر کام کو اصول کے مطابق کرنا ہوگا۔ اگر ان سے کوئی چھوٹا سا اصول بھی ٹوٹ گیا تو اس کی انہیں سخت سزا دی جاتی ہے۔ ڈیگن بیبی کے وفادار ساتھی پیرم اور اس کی سیل میٹ کو خوب مارتے پیٹتے ہیں اور سزا کے طور پر پیرم کی ایک بازو پلیٹ فارم کے نیچے دے کے کاٹ دیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی سیل میٹ کو پلیٹ فارم پر باندھ کر نیچے بھیج دیتے ہیں تاکہ نیچے کے فلورز کے لوگ اس کو جان سے مار ڈالیں اور اس سے اپنی بھوک بھی مٹا سکیں۔ پیرم بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے، اسے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ ڈیگن بیبی یہاں ایک ڈکٹیٹر کی طرح رول کر رہا ہے اور یہاں پر اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اپنے اصولوں پر سختی سے عمل کرواتا ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ جانثار والا قصہ جو یہاں مشہور ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اور ایسے قصے سنا کر یہاں کے قیدیوں کو ڈیگن بیبی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب وہ ڈیگن بیبی سے بدلہ لینے کی ٹھان لیتی ہے۔ اگلے مہینے پیرم کو 72 فلور پر شفٹ کیا جاتا ہے۔ وہاں اس کا سیل میٹ ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے۔ وہ آدمی کسی بھی اصول کا خیال کیے بغیر خوب کھاتا پیتا ہے، لیکن پیرم اسے بالکل بھی منع نہیں کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے سزا دینے کے لیے اب ڈیگن بیبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے آئے گا۔ پیرم اپنے اس بوڑھے سیل میٹ کے ساتھ مل کر باربیرینز کے فلورز پر جاتی ہے اور انہیں اپنے ساتھ ملانے لگتی ہے۔ وہ انہیں اکٹھا کر کے ڈیگن بیبی کے خلاف لڑائی کرنے کے لیے تیار کر لیتی ہے۔ اب وہ ڈیگن بیبی اور اس کے ساتھیوں کو مارنے کے لیے تیار تھے۔ پیرم اپنے باربیرین ساتھیوں کے ساتھ ڈیگن بیبی کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ وہ سب ایک فلور پر جمع ہو جاتے ہیں
दरअसल इस फ्लोर पे पैरम उन्हें इसलिए रोकती है क्योंकि यहाँ इसे एक पेंटिंग दिखी थी। इस पेंटिंग के बारे में इसकी पुरानी सेलमेट ने इसे बताया था। इसलिए पैरम ठहरने और इंतज़ार करने के लिए इस फ्लोर को चुन लेती है और वो सब लोग यहीं रुक जाते हैं। फिर डैगन बेबी अपने साथियों के साथ इनसे ऊपर के एक फ्लोर पर आकर ठहर जाता है। वो इस फ्लोर पर रुक जाता है। वो बारबेरियन से कहता है कि मैं अब तुम्हारे फ्लोर तक बिल्कुल भी खाना नहीं आने दूंगा, मैं यहाँ रुककर इंतज़ार करूंगा और जब तुम लोग बहुत कमज़ोर पड़ जाओगे तो मैं तुम्हारे फ्लोर पर आकर तुम्हें बुरी तरह मार दूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे किए की एक दर्दनाक सज़ा दूंगा। पैरम और उसके साथी कहते हैं कि हम मज़ीद नीचे जाएंगे और नीचे के फ्लोर्स पर रहने वाले तुम्हारे साथियों को एक एक करके मार देंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हीं का गोश्त खाकर हम अपना पेट भर लेंगे। आखिरकार डैगन बेबी को अपने ग्रुप के साथ नीचे आना ही पड़ता है। यहाँ दोनों ग्रुप्स में एक खौफनाक लड़ाई होती है। तमाम लोग एक दूसरे को अंधाधुंध मारना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की जान ले रहे होते हैं। एक खौफनाक लड़ाई के बाद पैरम, इसका बूढ़ा सेलमेट और डैगन बेबी बच जाते हैं। डैगन बेबी यहाँ बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। वो पैरम से इसे मार देने की भीख मांगता है लेकिन पैरम इसे नहीं मारती और इसे शदीद ज़ख्मी हालत में नीचे फेंक देती है। अब बिल्डिंग में 1 महीने का वक्त गुजर चुका था और अब फ्लोर्स को चेंज किया जाना था। पैरम यहाँ उस पेंटिंग को खाने लगती है। वो उसका एक टुकड़ा मुंह में डालकर निगल लेती है जिससे उसे वोमिटिंग होने लगती है और उसकी हालत ख़राब हो जाती है। कुछ ही देर में वो बिल्कुल बेहोश हो जाती है। अब बिल्डिंग में गैसेस छोड़ दी जाती हैं। अब तमाम कैदियों के फ्लोर्स को चेंज किया जाना था और जितने भी लोग यहाँ मारे गए थे उन्हें एक साथ इकट्ठा करके बांध दिया जाता है। पैरम को भी मरा हुआ जानकर इन्हीं लोगों के साथ बांधा जाता है। दरअसल पैरम की पुरानी सेलमेट ने इसके साथ जो प्लान डिस्कस किया था वो यही था कि महीने के आखिरी दिन उस पेंटिंग को निगल कर तुम बेहोश हो जाओगी और मरे हुए लोगों की लाशें जब इस बिल्डिंग से निकाली जाएंगी तो उनके साथ निकला जा सकता है। इसके अलावा यहाँ से निकलने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। लेकिन होश आने पर पैरम देख कर हैरान रह जाती है कि इन लाशों को तो बिल्डिंग से बाहर निकाला ही नहीं जाता बल्कि इन्हें सबसे आखिरी फ्लोर में ले जाकर फेंक दिया जाता है जहाँ ग्रेविटी नहीं होती। पैरम अपनी रस्सी को काट कर खुद को इन लाशों से अलग कर लेती है लेकिन ग्रेविटी ना होने की वजह से किसी जगह ठहर नहीं पाती और इधर उधर उड़ने लगती है। फिर वो किसी तरह खुद को एक तरफ छुपा लेती है। यहाँ वो एक अजीब मंजर देखती है। स्टाफ के कुछ लोग वहाँ एक बच्चे को बांध देते हैं। फिर दिखाया जाता है कि पैरम के सामने एक चॉइस रखी जाती है कि या तो वो खुद की जान बचा ले या इस बच्चे की जान बचा कर इसे ऊपर भेज दे। ये शर्त उसके सामने वो शैतान सिफ्त इंसान रखता है जो कि इस सेंटर को चला रहा होता है। जहाँ वो बैठा हुआ दिखाई देता है इसके पीछे नंबर 333 लिखा होता है जो कि शैतान का नंबर समझा जाता है। पैरम, जो कि अपनी वजह से किसी बच्चे की जान जाने के गिल्ट की वजह से इस सेंटर में आई थी, वो इस बच्चे को बचाकर ऊपर भेज देती है। वो अपनी जान दांव पर लगाकर इस बच्चे की जान बचाकर अपने उस गिल्ट से छुटकारा पाती है। पैरम का सर आसपास की दीवारों से बार बार टकराने की वजह से खून बहने लगता है और यहाँ इसकी मौत हो जाती है। यहाँ पैरम के आसपास काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं जो इसको देख रहे होते हैं और इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि सर टकराने की वजह से पैरम की मौत हो चुकी है। और ये जो लोग आसपास इसे दिखाई दे रहे हैं ये वो लोग थे जो इस सेंटर में इससे पहले मर चुके थे। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है।